अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। और 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमने इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और एमसीक्यूज तो करने ही करने हैं। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। और ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि क्लास 10th के अंदर हम जो लेक्चर्स बना रहे हैं ये हम शॉर्ट कोर्स, और इसका मैंने जो नाम रखा है इस कोर्स का शॉर्ट कोर्स एंड फुल मार्क्स नाम रखे। और इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पेपर में आपको बहुत काम आएंगे। बहुत कम कोर्स करके हम मैक्सिमम नंबर, पूरे नंबर कैसे लेंगे, आपको ये सारी बातें इस सीरीज के अंदर मिलेंगी। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है। वो ये है कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने पेयरिंग स्कीम मैंने मतलब समझाई है, बताई है, तो आप एक दफ़ा पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो लाजमी देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने मैथ्स की तैयारी किस तरह से करनी है। 10th क्लास के अंदर आपने किन किन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और किन किन चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और एमसीक्यूज कैसे करने हैं वो सारी डिस्कशन मैंने उस पेयरिंग स्कीम वाले लेक्चर के अंदर बताई है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से आपने पूरे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4। तो पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैं ना जस्ट आपको यहाँ पे डेफिनेशन जस्ट एक दफा रीड करवाऊंगा। उसके बाद मैं ना अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डेफिनेशन के ऊपर। तो मैं उस जब वो डेफिनेशन वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि डेफिनेशन कैसे है और इसको कैसे आप अंडरस्टैंड करके तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रैक्शन है। सबसे पहले देखें, लिखा हुआ है द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। बच्चों क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? अगर हमने लिखना है 1/2, ठीक है, तो ये जो आपके पास बार लगी होती है ना, ये जो बार, इसको को बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, जैसे हमारे पास रैशनल नंबर है तो उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो क्वोशिएंट नंबर्स होते हैं, सम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं, रेशियो फॉर्म में लिखे होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको इसलिए हम उसको क्वोशिएंट मतलब क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बच्चों, अब ऐसे नंबर्स जिनको हम मतलब के दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो आपके पास नंबर्स हो सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है द क्वोशिएंट इज इंडिकेटेड बाय बार। बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वी राइट डिवाइडेंड अबव द बार, मतलब कि ये सारी बातें उसके बारे में लिखी हुई हैं। तो खैर आपने डेफिनेशन याद करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आप नेक्स्ट यहाँ तक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब डेफिनेशन की आपने टेंशन नहीं लेनी। डेफिनेशन के लिए मैंने एक खास स्पेशल नोट्स तैयार किए हुए हैं, मैं सारी के सारे डेफिनेशन आपको वहां से तैयार करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, फिलहाल बुक पे जो लिखी हुई है हम उसको रीड कर रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है रैशनल फ्रैक्शन की, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बच्चे लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स मतलब न्यूमिनेटर ऑफ एक्स, और डी ऑफ एक्स का मतलब डिनोमिनेटर ऑफ एक्स, वेयर एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स इन एक्स with real coefficients and d of x not equal to 0 is called rational fraction। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब एक फ्रैक्शन मिलेगी जिसके अंदर ऊपर भी एक पोलिनोमियल होगा और नीचे भी पोलिनोमियल होगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक रैशनल फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन आ गई, रैशनल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के अंदर आपने क्या करना है? अलजेब्रिक टर्म्स यूज करनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज करने हैं, जिसमें कुछ वेरिएबल मतलब x होगा, y होगा, व्हाटएवर कुछ भी होगा, अननोन वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये बच्चों इसकी एग्जांपल्स दी गई है नीचे, आप कोई भी एक एग्जांपल तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद बच्चों लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि हमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के दरमियान हमने डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? ऐसी फ्रैक्शन, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर जो न्यूमिनेटर में लिखी होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें जो वेरिएबल x यूज हो रहा होगा उसकी डिग्री कम होगी, नीचे डिनोमिनेटर में जो x होगा उसकी डिग्री ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलें पढ़ लेते हैं। देखें लिखा हुआ है अ रैशनल फ्रैक्शन n ऑफ x ओवर d ऑफ x विद d ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों यहाँ तक तो आपने ये डेफिनेशन तैयार करनी ही करनी है। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी वो स्टार्टिंग है, ये तो आपने करना है। यहाँ के बाद देखें, इसके बाद
if degree of polynomial n of x in the numerator is less than degree of polynomial d of x in denominator। बात वही है कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है उसमें जो ऊपर वाला x है उसकी डिग्री जो है वो कम होगी, नीचे जो x है मतलब डिनोमिनेटर वाला x है उसकी डिग्री ज्यादा होगी, तो वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, हम इसके एग्जांपल चेक कर लेते हैं बच्चों। एग्जांपल ये है कि 2/x+1, मतलब अब ये देखो ना यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब क्या है, 2 के साथ जो x है उसकी पावर 0 है और नीचे x की पावर 1 है, तो ऊपर x की डिग्री कम है नीचे x की डिग्री ज्यादा है, तो ये आपके पास क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसके बाद बच्चों ये एग्जांपल है, इसमें x के ऊपर मैक्सिमम डिग्री 1 है नीचे मैक्सिमम डिग्री 2 है, ये आपके पास ये भी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट आपके पास ये ऊपर x की डिग्री 2 है नीचे x की डिग्री 3 है, तो ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये साइड में मैंने लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर बच्चों डिग्री ऑफ x लेस होनी चाहिए ऊपर और नीचे डिग्री ऑफ x ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसकी ये एग्जांपल है, ऊपर x की पावर 1 है नीचे अगर हम इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, मतलब नीचे x की डिग्री ज्यादा है ऊपर x की डिग्री कम है, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो एक और एग्जांपल है ये वाली, ऊपर x की पावर 0 है, अगर x नहीं दिया गया तो आपने x की पावर 0 कंसीडर करना है, तो अगर ऊपर 0 है नीचे 1 x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगी डिग्री, तो ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों नेक्स्ट आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये मैं आपको ना बाद में बताऊंगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है ये मैं चलें साथ ही बता देता हूँ, इस तरह आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम इसके लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको बताऊंगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, फिलहाल हम प्रॉपर फ्रैक्शन तक रहते हैं। तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमने फिलहाल ये सीखा कि ऐसी मतलब क्या है, ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर ऊपर जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी डिग्री कम होगी, ठीक है, नीचे ज्यादा होगी, ऊपर लेस होगी और नीचे ग्रेटर होगी। ठीक है, नीचे क्या होगी, ग्रेटर होगी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। चलें डील करते हैं, साथ साथ देखते हैं और हम उन क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। तो बच्चों एक बात जरा गौर से देखिएगा, आपने ना एक बात ध्यान से अच्छे से माइंड में रखनी है। तो ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर मतलब के इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि इसमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं, और हम कोशिश करेंगे पहले 3 एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे और उनमें से भी कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह वही क्वेश्चन आपको पेपर में लाजमी आएंगे। और ये आपने कंफर्म समझ लेना है, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन में से आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बच्चों एक बात जरा देखें, ये जो क्वेश्चन है ना ये लेंथी हैं थोड़े, इनके मतलब थोड़ी वर्किंग इसमें ज्यादा है। आपने ये नहीं समझना कि ये बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन हैं तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन होंगे, ये देखिएगा। बच्चों सबसे पहले टोटल 8 क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद मतलब कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट 4 सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये लिखा हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके पास जो फ्रैक्शन दी गई है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इम्प्रॉपर मैंने आपको पढ़ाई ही नहीं है। इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन क्या है, पहले 6 क्वेश्चन प्रॉपर हैं, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन इम्प्रॉपर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या निशानी है इम्प्रॉपर की। खैर ये देखो बच्चों, आपके पास ऊपर x की डिग्री 1 है मैक्सिमम, नीचे जब x से x मल्टीप्लाई होगा तो x की डिग्री 2 बन जाएगी, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चन का मेथड एक जैसा होगा। तो मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन इसी तरह से लिखा, दोबारा से ये लो जी, मैंने लिखा 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3। ठीक हो गया, ये मैंने क्वेश्चन बच्चों दोबारा से लिख लिया एक दफा। अब हमें करना क्या है, हमें इनको बच्चों ये हमें एक फ्रैक्शन दी गई है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, मतलब इसके पार्ट्स बनाकर इसको सॉल्व करना है, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो पार्ट्स कैसे बनाएंगे बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ये आपके पास है। अच्छा सबसे पहले ना आपको मैं एक पहचान बता दूं कि 4.1 एक्सरसाइज की पहचान क्या है बच्चों। इसकी जो इसके आप डिनोमिनेटर देखोगे ना, सब का डिनोमिनेटर वो आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 1 x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 4 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फार्मूला खुल जाएगा, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, मतलब x प्लस 1 x माइनस 1। इसकी बच्चों मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास 2 फैक्टर आएंगे। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है x माइनस 1 x प्लस x माइनस 1 x प्लस 2।
इसमें लिखा हुआ है x-4 x-3। बच्चों सबका डिनोमिनेटर चेक करो, सबका जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा नहीं है, मतलब सेम नहीं है, डिफरेंट होगा। तो आप इसको क्या नाम दे सकते हो, आप इसको नाम दोगे जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको आपने ये नाम देना है, जो उसका डिनोमिनेटर होगा आपने कहना है नॉन रिपीटेड, आपने इसको ये नाम देना है नॉन रिपीटेड, आप इसको लिखोगे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बच्चों ये याद रखना है आपने, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर कौन से होते हैं, लीनियर फैक्टर बच्चों वो वाले होते हैं जिसमें x की डिग्री 1 होती है। देखो ये x+1 है तो इसकी मैक्सिमम डिग्री x 1 है, ये आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है, और दोनों एक जैसे नहीं है, इसका मतलब ये नॉन रिपीटेड है, ये रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। x+1 इधर है और इधर x-3 है, एक जैसे तो नहीं है ना, तो नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, और लीनियर फैक्टर, इसका नाम है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बच्चों आपने डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर से पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 की क्या पहचान होगी, जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। नॉन रिपीटेड मतलब एक जैसे फैक्टर नहीं होंगे, डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। अच्छा बच्चों अब देखें हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर होगा उसको हमने किसी कांस्टेंट के नीचे रखना है। तो मैंने इसको लिखा a के नीचे, मैं इसको लिखूंगा a/x+1 प्लस, अब बच्चों दूसरा फैक्टर ले लो, आप लिखोगे b/x-3। अब एक बात याद रखें, अगर आपके पास यहाँ पे देखो कितने फैक्टर हैं बच्चों, टोटल आपके पास डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं, तो इसका मतलब हमें 2 कांस्टेंट यूज करने हैं इन फॉर्म ऑफ a एंड b, ठीक है। तो आपने a और b की फॉर्म में आपने 2 कांस्टेंट ले लिए और एक के नीचे एक वैल्यू को रखा, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के नीचे रखा, और इसको आपने साथ ही इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। बच्चों सब क्वेश्चन का मेथड एक जैसा होगा। अब बच्चों आपने करना क्या, अब आपने यहां से करना है मल्टीप्लाई। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई, ये हर क्वेश्चन के अंदर आपने ऐसे ही लिखना है। अब बच्चों मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर दिए गए हैं ना, जैसे भी हैं जिस तरह के भी हैं उन दोनों को आपने उन दोनों के साथ आप करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x+1 और x-3 ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड का मतलब इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इनको भी 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करना है। चलें मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। आपने लिखा यहाँ पे x+1 और x-3, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाया 7x-9 ओवर x+1 x-3 इज इक्वल। अब बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिखेंगे x+1 x-3 जिनको मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे आ जाएगा x+1। अच्छा अब बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है x+1 x-3 1 ओवर x-3, ठीक हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया सबके साथ। अच्छा अब मैं आपको ना इसके बाद इसका ना डायरेक्ट स्टेप बताता हूँ, डायरेक्ट स्टेप आपको बताऊंगा। हर क्वेश्चन में आपने इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह के अजीब से आ गए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, ये आपका डायरेक्ट ये वाला स्टेप छूट जाएगा, ये वाला स्टेप हम नहीं किया करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये देखें बच्चों मैं क्या करूंगा, x+1 के साथ x+1 कट कर दिया, x-1 के साथ x-1 कट कर दिया, उसके बाद यहाँ से x+1 के साथ x+1 कट कर दिया, x-3 के साथ x-3 कट कर दिया। अब बच्चों देखो बाकी बचेगा क्या, हम लिखेंगे 7x-9 इज इक्वल। अब देखो हमेशा के लिए जो भी आपका क्वेश्चन हुआ करेगा जब आप इस फॉर्म में लिखा करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में, इसका जो न्यूमिनेटर हुआ करेगा वही बचा करेगा हमेशा, ठीक है, चाहे वो एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.2 है, एक्सरसाइज 4.3 है, कोई भी एक्सरसाइज है, जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ आप करवा रहे हो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारी वैल्यू इसके साथ कट हो जाएंगी और इसका क्या बचेगा, सिर्फ न्यूमिनेटर बचेगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 7x-9 ये आपके सामने मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये a और x-3 बचेगा, ठीक है, a और x-3 प्लस। अब बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास ये b था, ठीक है, और ये एक b बचेगा और क्या बचेगा x+1 बचेगा, ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया। तो ये मैंने लिख दी, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ये इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अच्छा बच्चों अब मैं आपको ना डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कैसे आपको बताऊंगा, ये देखिएगा जरा गौर से देखिएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से आपने डायरेक्ट करना है बच्चों। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाले,
इसमें तो हमने सिंपल ये देखना है कि जो इसका न्यूमिनेटर होगा वो हमने लिख दिया, ठीक है, न्यूमिनेटर लिख दिया, क्योंकि हम ये वाला स्टेप जो है ये नहीं करना चाह रहे, ये वाला स्टेप हम नहीं करना चाह रहे। तो पहले क्वेश्चन में थोड़ी डिटेल में जाऊंगा, तो अगले क्वेश्चन इसी तरह से आपके लिए आसान हो जाएंगे, तो परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो रहा है, इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी, अब बच्चों देखें मैंने क्या करना है, ये वाला स्टेप नहीं लिखना, इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, जरूरी भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप नहीं लिखना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करोगे, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जो न्यूमिनेटर है उसको आपने लिख दिया, ठीक है, ये आपने उसका न्यूमिनेटर लिख दिया। अच्छा जी, ये आपके पास उसका न्यूमिनेटर आ गया। अब जाएंगे इसकी राइट साइड पे, ठीक है, अब हम जाएंगे इसकी राइट साइड पे, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये अलग से टर्म है, ये अलग से टर्म है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने बच्चों इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x-3 जो है वो a के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें a के साथ हुआ मल्टीप्लाई x-3, तो आपने इस तरह से लिखा, कांस्टेंट को आपने पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने क्या किया, अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया b के साथ इसको x-1 को, तो वो मैंने ऐसे लिख दिया b इंटू x+1। इसका मतलब ये है कि हम जब हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज होगी जिसका डिनोमिनेटर जो है वो नॉन रिपीटेड होगा, तो हम वहां पे लेफ्ट साइड पे ऊपर वाली वैल्यू लिखा करेंगे सिर्फ, और आगे राइट साइड पे हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, ठीक है जी। और ये वाला स्टेप हम नहीं किया करेंगे। ओके हो गया, तो ये आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे ना डायरेक्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। अगर आप ये वाला स्टेप लिखना चाहते हो, ये वाला स्टेप, तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हो, लेकिन टाइम को बचाएं बस, ठीक है। तो चलें, अब देखो बच्चों आपने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने इसको करना है सॉल्व, और आपने दो वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्चुअली जो आपने दो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, कौन कौन से, एक a और एक b, इन दोनों की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान सा मेथड है, मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है जीरो मेथड। जिसका क्या नाम है, जीरो मेथड। तो बच्चों मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, एक साइड पे मैंने क्या लेना है। अब ये जो बच्चों आपके पास दो फैक्टर लिखे हुए हैं ना, ये वाले, मतलब कि a के नीचे और b के नीचे, इन दोनों को हमने बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो पहले मैं पुट करता हूँ x+1 को, किसको पुट करता हूँ, x+1 को। मैंने यहाँ पे लिखा पुट x+1 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, अब देखो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, ये 1 इधर आके 0 में क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, इसको मैंने कहाँ पुट करना है, इसको मैंने हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, याद रखें इस बात को। मैंने इसको लिखा पुट x+1 इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल -1। x की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई, इसको कहाँ पे पुट किया, इसको आपने 2 में पुट किया, इन 2, ठीक हो गया। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 2 चेक करो, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये वाली है। इसमें जहां जहां पे x है उसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, -1 पुट करेंगे। तो चले, अब देखो मैंने यहाँ पे पुट किया -1, तो बच्चों ये मैंने लिखा 7 -1 x की जगह में पुट किया, पहले मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट साइड पे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे पुट करें, a वैसे ही रहेगा, x की जगह पे -1 और -3 भी वैसे ही रहेगा, और अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की जगह पे -1 और +1 हो जाएगा, x की जगह -1 पुट किया। अच्छा, अब देखें बच्चों, ये 7 को 7 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, -7, ठीक है, ये आएगा -7 और -9 वैसे ही रहेगा। उसके बाद बच्चों ये आपके पास आएगा a वैसे ही, और -3 और -1 मिलकर क्या बनेगा, -4 बनेगा, और ये +1 -1 आपस में हो जाएगा 0, ठीक हो गया। ये आपस में 0 हो गया, और b बच जाएगा आपके पास, मतलब b की वैल्यू b भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है जब 0 -1 +1 0 कट हो गया तो आपके पास b भी खत्म हो जाएगा। और हमेशा ही बात याद रखो बच्चों, जब आपके पास दो कांस्टेंट हुआ करेंगे तो एक कांस्टेंट बचा करेगा, वो आपके पास यहाँ पे a बचा है, नेक्स्ट में b बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने बच्चों इन दोनों को प्लस कर लेना है, -7 -9 टोटल कितना होता है, -16, तो a इंटू -4, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें बच्चों a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -4 जो है इधर आके हो जाएगा डिवाइड। जब -4 इधर आके हुआ डिवाइड, तो मैं लिखूंगा -16 ओवर -4 इज इक्वल टू a। तो माइनस माइनस से कट हो गया, 4 1 जा 4 4 जा 16। तो बच्चों a की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आई, 4 आ गई। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है,
नेक्स्ट आपने करना है, अब दूसरी वैल्यू पुट करनी है इक्वल टू 0। पहले हमने x+1 लिया, अब हम x-3 लेंगे, तो हम पुट करेंगे पुट x-3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, x की वैल्यू हमें मिली 3। इसको आपने कहाँ पुट करना है, इनटू 2 में पुट करना है, तो 2 आपके पास यही बिल्कुल साथ लिखी हुई है इक्वेशन। अच्छा, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे आप बच्चों 3 पुट करें, तो ये आपके पास आएगा 7, और यहाँ पे आपने x की जगह पे पुट किया 3, -9 वैसे ही रहेगा। और अब इसकी जगह पे पुट करेंगे, अब देखो, अब जब हम a इंटू 3 - 3 पुट करेंगे, और नेक्स्ट अब इसकी जगह में पुट करेंगे b, और जहां जहां पे x है उसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। अच्छा जी बच्चों, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 21 -9, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, आप 3 प्लस का और माइनस का कट कर देंगे, तो 0 भी 0 जब आपके पास a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चों आपके पास b वैसे ही बचेगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। अच्छा, 21 - 9 क्या होता है, 21 - 9 होता है 12, तो ये आपके पास आएगा b इंटू 4। अब बच्चों 4 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू, ठीक है। तो 4 1 जा 4 3 जा, तो आपके पास b की क्या वैल्यू आई, आपके पास b की जो वैल्यू है वो आएगी 3, क्या आएगी 3, आपके पास b की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना क्या, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आपने करना क्या, अब आपने एंड पे इस a और b की जो वैल्यू आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो मैं चलें यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ पे एक नई हेडिंग दूंगा, मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट किया a और b की वैल्यू को। अच्छा, जब आपने a में पुट किया तो 1 में मतलब पुट किया, तो आपके पास एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, आपके पास क्वेश्चन था 7x - 9 ओवर x + 1 और x - 3, ठीक हो गया, इज इक्वल। अब बच्चों a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो ये आ जाएगा 4 ओवर x + 1 प्लस b की वैल्यू आपके पास आई 3 ओवर x - 3, तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देखो ना, आपके पास ये a है, इस a की जगह पे हमने वैल्यू पुट की, उसकी आई 3, और b की वैल्यू हमने पुट की 4, ये आपके पास इनका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही थी। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो 4.1 एक्सरसाइज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन और 100 में से 80% चांसेस ये होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से ही आ जाता होता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी 4.1 से ही आ जाता होता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे से कर लेना सोल्व, ताकि आपका ये जो 4 चैप्टर वाला इशू है, 4 चैप्टर में जो आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल है, ये है वो है, तो वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा और इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा बच्चों, अब ये आपका क्वेश्चन है सेम वैसे ही है। ये मैंने क्या किया, एक दफा क्वेश्चन को लिखा दोबारा से, x - 11 ओवर x - 4 एंड x + 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल। अब बच्चों पहला जो लीनियर फैक्टर है उसको मैंने कहा a के नीचे रखा, आप इसको b के नीचे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जो दूसरा है उसको मैंने कहाँ पे रखा, b के नीचे, और अब आप लिखोगे ओवर x + 3, ये बच्चों मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। ये हमने इसके पार्शियल बना दिया, पार्शियल फ्रैक्शन बना दी, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ए और बी को फाइंड करना। ए और बी हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है कि मैं इस तरह से करता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना होता है नंबर 2 पे। चले मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। मल्टीप्लाई बाय x - 4 एंड x + 3 ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया जी। ये मैंने करवा दिया इसको मल्टीप्लाई। अच्छा, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये बताया कि हम वो मल्टीप्लाई लिखेंगे नहीं सारा, हम क्या करेंगे, हम बच्चों जो लेफ्ट साइड होगी उसका सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमिनेटर लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे,
न्यूमिनेटर ये आपके पास आ गया, कुछ भी है जैसा भी है न्यूमिनेटर वो हमने लिख लिया। अच्छा, अब चलेंगे इसकी राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या करना है बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x प्लस 3 जो है वो आकर डायरेक्ट a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ना यहाँ पे लगानी है एक दरमियान में लाइन, जो कि हमें लाइन ये बताएगी कि हमें इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करना है। कौन से दोनों फैक्टर्स, आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाला x प्लस 3 और x माइनस 3, ऊपर भी वही है नीचे भी यही है। हम यहाँ से देख लेते हैं, हम लिखेंगे पुट x प्लस 3, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3, क्योंकि प्लस 3 था, इधर आके क्या हो जाएगा -3, क्योंकि 0 -3 तो -3 होता है। इसको कहाँ पुट करना है, इसको हमेशा 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल आपको ऊपर साथ में लिखी हुई है बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे x है उसकी जगह पे -3 पुट कर दो। अच्छा, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पुट करोगे x की जगह पे -3, -11 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी डायरेक्ट आप एक काम कर सकते हैं बच्चों। अब देखें, एक और डायरेक्ट काम करेंगे, वो ये है कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखें बच्चों, ये अब मैंने यहाँ पे पुट करना है, क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करनी है। तो जब मैं यहाँ पे इस x की जगह पे -3 पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a इंटू -3 प्लस 3। ठीक हो गया, तो ये 3 3 से कट हो गया, मतलब आंसर आ गया आपके पास 0। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये देखना है कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है x, मतलब लिखा हुआ है, और इसमें वैल्यू हो रही है +3, तो आपके पास -3 है। जब मैं इस x की जगह पे -3 पुट करूंगा, ये सारा फैक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लेनी है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप 0 ले सकते हैं। अगर आप पुट करके चेक करना चाहते हो तो वो भी ठीक है। चले मैं पुट करके एक दफा बताता हूँ, फिर एक दो स्टेप में आपको ना क्लियर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट कर लिया करेंगे। तो बच्चों मैंने क्या किया, हर क्वेश्चन के अंदर हर वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 2 में जहां जहां पे x था मैंने -3 पुट किया। अच्छा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, -14, और इस ये दोनों आपस में कट होके 0, क्योंकि a भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे पास -7 आएगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये -14 इधर वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, ये -14, और ये जो आपके पास इधर बचेगा 0 खत्म हो जाएगा, b -7 बचेगा। अब इस -7 को लेकर आओ इस साइड पे और कर दो डिवाइड। ठीक है, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, इधर आके होगा डिवाइड। तो माइनस माइनस से कट, 7 2 1 जा और 7 2 जा, आपके पास 14। तो बच्चों b की क्या वैल्यू मिली हमें, b की वैल्यू हमें मिली 2। ठीक हो गया, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। अब हमने पहले x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट किया है, अब हम x माइनस 4 को करेंगे। हम लिखेंगे पुट x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये 4 जब बच्चों इधर आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, प्लस पॉजिटिव 4 आएगी। ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं। कहाँ पुट करना है, यही इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। अच्छा जी, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 11, मैंने पुट किया। अब राइट साइड पे देखो, यहाँ पे जब मैंने a वैसे लिखा, x की जगह पे 4 पुट किया और 3 वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं जब x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, तो साथ -4 लिखा हुआ है, ये आपके पास 0 बन जाएगा जब हम इसकी जगह पे 4 पुट करेंगे। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फिलहाल वैल्यू पुट कर दी है। अच्छा जी बच्चों, ये इसको सोल्व कर लें। 4 माइनस 11 क्या होता है, -7, और ये आपके पास a 4 प्लस 3 ये भी 7, और ये -4 प्लस 4 कट होके 0। एक आपको कांस्टेंट 0 होना करना है, और एक बचे करेगा जिसकी वैल्यू हम फाइंड किया करेंगे। अच्छा, -7 बच्चों, ये वाला 7 इधर लाके कर दो डायरेक्ट डिवाइड, तो आपके पास पीछे a बचेगा, 0 तो वैसे ही खत्म हो जाता होता है, उसका मसला ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब बच्चों आपने 7 के साथ 7 कट किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -1। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आया -1, जो कि a की वैल्यू है। अब a और b की जो दो वैल्यूज आई हैं, इसको हमने लास्ट पे कहाँ पुट करना होता है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होता है। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b in
वन, वन का मतलब इक्वेशन नंबर वन। तो बच्चों इक्वेशन नंबर जो वन है वो आपके पास कौन सी है? आपके पास है x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 और आपके पास है x माइनस 4 के बाद है x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल। अब बच्चों देखें राइट साइड पे a की वैल्यू क्या आपने फाइंड की? a की वैल्यू आपके पास -1 है, आपने a की जगह -1 पुट किया और डिनोमिनेटर में देखें आएगा x प्लस 4 प्लस b की वैल्यू बच्चों आपने 2 पुट की, b की जगह पे 2 आ जाएगा ओवर x प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये थी बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशन नंबर 1 थी। a की वैल्यू आपने -1 पुट की और b की वैल्यू आपने क्या पुट की? 2 पुट की, ठीक है। ये आपने उनकी वैल्यूज पुट कर दी और आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो जो आपने सॉल्व कर लिया।